बच्चों परफेक्ट कंपटीशन, इसमें से आपका कम से कम 10 MCQ आ जाएगा। आपसे कह रहा है कि सेकेंड ऑर्डर या सफिशिएंट कंडीशन बताइए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन जो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का, जिसे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन भी, वो दो है बच्चों। एक है एम आर इजिकल टू एम सी, और ये कंडीशन हमारा पहला कंडीशन है फर्स्ट, एम आर इजिकल टू एम सी, और ये बहुत ज़रूरी कंडीशन है। और दूसरा जो कंडीशन है बच्चों वो है एम सी कर्व कट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, यानी कि एम सी कर्व एम आर कर्व को नीचे से काटेगा। या तो एम सी कर्व इज अपवर्ड राइजिंग, जहां से काटेगा एम सी कर्व हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। ये दोनों MCQ में बहुत ज़्यादा आता है बच्चों। तो आज के बाद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन 2 है, एम आर इजिकल टू एम सी, जो बहुत जरूरी कंडीशन है। और दूसरा है एम सी कर्व कट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, एम सी कर्व एम आर कर्व को नीचे से काटते हुए जाएगा। या तो एग्जामिनर ये वाला दे देगा एम सी कर्व इज अपवर्ड राइजिंग। अब हम देखते हैं यहाँ क्या पूछ रहा है। यहाँ सेकेंड पूछ रहा, तो सेकेंड में मेरा कौन है, एम सी कर्व कट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, एम सी कर्व इज डाउनवर्ड, ये अपवर्ड राइजिंग। देखो यहाँ दिया हुआ अपवर्ड राइजिंग, तो हम लोग का जो होगा टिक वो होगा बी नंबर। सेकेंड है इफ अ फर्म स्टॉप इट्स प्रोडक्शन, अगर फर्म अपना प्रोडक्शन को बंद कर दे तो टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगा। तो सबसे पहला बात है, अगर फर्म अपना प्रोडक्शन बंद करता है तो उसको हम लोग यहाँ पे देखो लिख दिए शट डाउन पॉइंट कहते हैं। बच्चों शट डाउन पॉइंट एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। शट डाउन पॉइंट का मतलब होता है बच्चों प्रोडक्शन को बंद कर देना। जब कोई फर्म प्रोडक्शन बंद कर देता है तो उसे शट डाउन पॉइंट कहते हैं। अब प्रोडक्शन बंद क्यों करता है, शट डाउन पॉइंट का मतलब होता है टू रिकवर ओनली वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि हम लोग जानते हैं जब हम लोग कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उसमें दो तरह का कॉस्ट लगता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो है प्रोडक्शन करे या ना करे वो तो लगेगा, अब वेरिएबल कॉस्ट तभी लगेगा जब प्रोडक्शन होगा। तो हर फर्म चाहता है इसको सेव करना, हर फर्म चाहता है कि उसका वेरिएबल कॉस्ट किसी भी तरीके से सेव हो जाए। फिक्स कॉस्ट तो वो सेव कर भी नहीं पाएगा क्योंकि वो तो होगा ही होगा। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट सेव करना है तो मान लो अगर मेरा TC वेरिएबल कॉस्ट के बराबर आ गया तो हम सामान नहीं बेचेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम बेचेंगे, क्योंकि अगर हम सामान तैयार करेंगे तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट ही मेरे को खाली मिलेगा। तो इस पॉइंट में जहां TC या वेरिएबल कॉस्ट बराबर हो जाता है, फर्म वहां पे शट डाउन पॉइंट कर देता है। क्यों, क्योंकि जानता है कि सिर्फ मेरे को वेरिएबल कॉस्ट ही मेरे को मिल गया, मतलब हम जितना प्रोडक्शन में लगाए थे उतना मेरे को रिकवरी हो गया। जैसे हम यहाँ आपको समझाना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लो एक तो फर्म है, ये फर्म एक गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा, तो गुड्स को तैयार करने में फिक्स कॉस्ट
अब वेरिएबल कॉस्ट दोनों लग रहा है, फिक्स कॉस्ट 100 रुपया लग रहा है, वेरिएबल कॉस्ट 80, तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट जो है वो 180 रुपया है। तो फर्म क्या चाहता है, फर्म चाहता है भैया जैसा भी रहे मेरा 80 रुपया मेरे को मिल जाए। तो मान लो हमने सामान बेचा, हमने सामान 160 में बेचा, तो देखा जाए 180 रुपया 160 रुपया, मेरा तो यहाँ लॉस हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा 20 रुपया। ये 20 रुपया लॉस हो रहा, फिक्स कॉस्ट लॉस हो रहा बच्चों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपका तो प्रोडक्शन हो या ना हो लगेगा। तो इसका मतलब इस केस में अगर हम बात करें तो 20 रुपया आपका लॉस हो गया फिक्स कॉस्ट, 80 रुपया आप फिक्स कॉस्ट भी रिकवर कर लिए, 80 रुपया वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर कर लिए। तो आप 160 में सामान बेच के भी आप खुश हो। आप क्यों खुश हो मालूम बच्चों, क्योंकि 80 रुपया तो आपको वेरिएबल कॉस्ट का मिल गया, और 100 रुपया जो आपका फालतू में था, सामान बेचे ना बेचे तब भी लगता, और सामान बेच के 80 रुपया आप रिकवर कर लिए तब भी आप प्रॉफिट में हो, क्योंकि आपका फिक्स कॉस्ट आपको मिल गया। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा हो जाए बच्चों कि मेरा फिक्स कॉस्ट जुड़ के 180 है बच्चों, और हमको मार्केट में सामान बेचना पड़ रहा मालूम कितना बच्चों, सामान हमको बेचना पड़ रहा है 160 में। अब बच्चों ध्यान से देखो हमारी लॉस कितनी हो रही है, हमारी लॉस हो रही है 20 रुपया। सॉरी, हमको सामान बेचना पड़ रहा बच्चों 180 में। अगर हम 180 में सामान बेच रहे बच्चों, तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट तो पूरा ही लॉस हो गया। और 80 रुपया जो है मेरा वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि 180 में बेच रहे तो 100 रुपया रिकवर हो रहा, अब प्लस 80 रुपया भी रिकवर हो रहा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सामान को बेचेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी मेरे को रिकवर हो रहा फिक्स कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी। लेकिन अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम लोग का तो टीसी 180 रुपया है, लेकिन हम लोग का जो सेल हो रहा बच्चों वो हो रहा मान लो 40 रुपया में। अब बच्चों ध्यान से देखो हम लोग का लॉस कितना हो रहा, लॉस हो रहा 120 रुपया। अगर लॉस 120 रुपया हो रहा, जिसमें 100 रुपया तो आपका फिक्स कॉस्ट का लॉस हो गया, और 20 रुपया आपका वेरिएबल कॉस्ट का लॉस हो गया। तो आप इस केस में क्या देख रहे हैं, ये लॉस तो आप सहने को तैयार हो 100 रुपया, ये तो आप रेडी हो, क्योंकि ये तो लॉस होना था। आपने जितना लगाया था प्रोडक्शन में उसमें भी 20 रुपया आपका लॉस हो रहा, तो वेरिएबल कॉस्ट आपका लॉस हो रहा, तुरंत अपना प्रोडक्शन आप बंद कर दोगे। यानी कि ये थ्योरी हमसे ये कह रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट बहुत जरूरी है। हर फर्म चाहता है कि वो वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर ले, हर फर्म क्या चाहता है कि वो वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर ले। और वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करेगा, वेरिएबल कॉस्ट अगर वो रिकवर कर लेता है बच्चों, तो वो अपना प्रोडक्शन को कुछ दिन खातिर बंद कर सकता है, लेकिन उसके नीचे अगर वो जाता है तो उसकी कैपिटल खत्म होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग ये देख रहे हैं कि शट डाउन पॉइंट का मतलब होता है प्रोडक्शन को बंद कर देना, या शट डाउन पॉइंट का मतलब होता है कि जहाँ पर फर्म अपना रिकवर कर चुका है क्या चीज़, वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि जहाँ पर आपका टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाए, आप उसी वक्त अपना प्रोडक्शन बंद कर दोगे। अगर एग्जाम में बच्चों शट डाउन पॉइंट आ जाए तो प्लीज ये वाली ग्राफ को जरूर बना लो। ये ग्राफ बनाने से आपका शट डाउन पॉइंट का पूरा एमसीक्यू क्लियर हो जाएगा। बच्चों ये ग्राफ में आप देखो, ये ग्राफ है मेरा एबीसी कर्व, और आपको मालूम है एबीसी यू शेप्ड होता है, तो एबीसी कर्व का ये मिनिमम पॉइंट,
ये एबीसी का मिनिमम पॉइंट है। और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ए आर, एम आर और पी तीनों बराबर होता है। ये बातें अच्छे से जान लेना। शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस तीनों बराबर होता है और ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है। तो बच्चों ये लाइन जो है ये हमारी प्राइस लाइन है, यही मेरी मार्जिनल रेवेन्यू है, यही मेरी एवरेज रेवेन्यू है। एबीसी का ये मिनिमम पॉइंट है और यहाँ से एमसी कर्व काट के जा रहा। तो कोई भी फर्म्स अपना सामान यहाँ पे रोक देगा, ये शट डाउन पॉइंट होगा। ये जो पॉइंट देख रहे हो एबीसी का जो सबसे मिनिमम वाला जो पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं शट डाउन पॉइंट। यहाँ पे कभी भी कोई भी सामान बिक्री होगा वहाँ प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। अब थोड़ा सा इस ग्राफ से देखिए, आपका आइडिया क्लियर होगा। शट डाउन पॉइंट का एमसीक्यू कैसे पूछेगा? एबीसी इज मिनिमम, यस। जब कभी भी एबीसी का मिनिमम पॉइंट होगा वो शट डाउन पॉइंट हो जाएगा। दूसरा नंबर, जहां एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगा। देखो ये लाइन जो देखो, यहाँ एवरेज रेवेन्यू है और इस पे एबीसी काट रहा है, तो इसीलिए एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर बराबर हो जाए तो शट डाउन पॉइंट। मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर हो जाए, शट डाउन पॉइंट। क्योंकि तीनों तो बराबर है बच्चों। या प्राइस बराबर हो जाए किसके? एबीसी में, तो शट डाउन पॉइंट। इसके अलावा इसको एमसी काट रहा, तो एमसी अगर बराबर हो जाए एबीसी का तो शट डाउन पॉइंट। तो बच्चों ये शट डाउन पॉइंट का एमसीक्यू बार बार एग्जाम में आता है कि ये बताइए प्राइस अगर एबीसी के बराबर हो तो शट डाउन पॉइंट, मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो तो शट डाउन पॉइंट, एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो तो शट डाउन पॉइंट, जहां मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो तो शट डाउन पॉइंट। अब थोड़ा ध्यान से देखो, मेरा पी जो है पी मतलब ये वाला, एग्जाम में पी दे, मार्जिनल रेवेन्यू दे, एवरेज रेवेन्यू दे, सब बराबर है बच्चों। अगर मेरा प्राइस एबीसी से कम हो गया, अगर मेरा प्राइस एबीसी से कम हो गया, एबीसी प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस एबीसी से कम हो गया, तो वहां पे वेरिएबल कॉस्ट आपका लॉस हो जाएगा। अगर एम आर ए पी और पी टच एबीसी एक मिनिमम पॉइंट, ध्यान से देखो ये तीनों जो है, तीनों अगर टच करेगा एबीसी को मिनिमम पॉइंट पे तो वो भी कहलाएगा शट डाउन पॉइंट। तो बच्चों इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आने का चांस बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको प्रोडक्शन बंद करना है बच्चों। कब बंद करोगे? जब टोटल कॉस्ट किसके बराबर हो जाए, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट या एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाए। अगर फर्म रीच द शट डाउन पॉइंट, अगर शट डाउन पॉइंट में अगर फर्म पहुंच जाए तो वहां पे क्या होगा? एसी मिनिमम होगा, गलत। एम आर टच एबीसी एक मिनिमम पॉइंट, यस। एम आर टच करेगा, देखो ये मिनिमम पॉइंट है। अभी लाइन में देखो एम आर भी है, ए आर भी है और पी भी है, ये टच करेगा मिनिमम पॉइंट को और वही कहलाएगा शट डाउन पॉइंट। फिर देखो बच्चों आ रहा है कि फर्म विल शट डाउन द प्रोडक्शन। फर्म अपना प्रोडक्शन कब बंद करेगा? जब पी बराबर एबीसी होगा, जब प्राइस आपके एबीसी के बराबर होगा, तो आंसर होगा यस। व्हेन एसी इज मिनिमम, जब एसी मिनिमम होता है तब क्या होता है? तो ये तुम लोग कॉस्ट थ्योरी में पढ़े थे। देखो यहाँ ग्राफ, देखो ये हमारी एसी है और ये हमारी एमसी है, दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट में काट रहा। ये इसका मिनिमम पॉइंट है और एसी अगर मिनिमम होती है तो दोनों बराबर हो जाता है। एसी और एमसी दोनों क्या हो जाता है? बराबर। तो हमारी आंसर होगी सी नंबर की, सर वो दोनों बराबर हो जाएंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंट होता है वो कौन प्रॉफिट कहलाता है, वो कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट नहीं कहलाता बच्चों। जब टोटल कॉस्ट, मैंने ये लिख दिया कि इकोनॉमिक्स में ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, टी आर माइनस टी सी। टोटल रिवेन्यू को टोटल कॉस्ट से जब भी घटाओगे तो ग्रॉस प्रॉफिट ही मिलेगा। नो लॉस, नो लॉस नो प्रॉफिट इज एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी कर्व। जब एसी मिनिमम पॉइंट में होता है तो उस वक्त ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, और एबीसी जब मिनिमम पॉइंट में होता है तो शट डाउन पॉइंट होता है। अगर एबीसी का मिनिमम पॉइंट बात करोगे तो शट डाउन पॉइंट, और एसी कर्व का मिनिमम का पॉइंट का बात करोगे तो आप बोलोगे नो प्रॉफिट नो लॉस। आइए एक तो ग्राफ देखिए, यहाँ ये हमारा एसी है। एसी कर्व कम होते होते इधर आके रुक गया। ये जो रुका है बच्चों, इसी को कहते हैं मिनिमम पॉइंट। ये वाली पॉइंट को हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट में ना तो आपको प्रॉफिट होगा और ना ही आपको लॉस होगा। तो इसी कर्व का मिनिमम पॉइंट को हमेशा ब्रेक इवन पॉइंट बोलोगे। ना उसमें प्रॉफिट होगा ना आपका लॉस होगा। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा इसको नोट कर लेना। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या देखेंगे, मेरा सेल अगर कॉस्ट से ज़्यादा है, सेल टी आर अगर टीसी से ज़्यादा, जिसको बोलेंगे एवरेज रिवेन्यू, इसको बोलेंगे एवरेज कॉस्ट। अगर ये लोग एवरेज रिवेन्यू ज़्यादा है या आपका जाके प्राइस ज़्यादा है आपका कॉस्ट से, तो वहाँ सुपर प्रॉफिट होगा। बात तो सही है, अगर सेल ज़्यादा हो रहा तो प्रॉफिट होगा, आपको रिवेन्यू ज़्यादा हो रहा तो प्रॉफिट होगा, आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। लेकिन दोनों अगर बराबर हो जाए, सेल और कॉस्ट दोनों बराबर हो जाए, तो वहाँ पे सिर्फ आपको नॉर्मल प्रॉफिट होगा। जहाँ सेल आपका कम हो जाए, जहाँ रिवेन्यू आपका कम हो जाए, जहाँ प्राइस आपका कम हो जाए, तो वो लॉस होगा। तो शॉर्ट रन में तीन कंडीशन तीनों होती है, 1 2 3। यानी कि शॉर्ट रन में आपको सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, सेल ज्यादा रहेगा प्रॉफिट होगा, रिवेन्यू ज्यादा रहेगा प्रॉफिट होगा, प्राइस ज्यादा रहेगा प्रॉफिट होगा। जहां दोनों बराबर हो जाएगा वहां बच्चों हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। लेकिन जहां पर टी आर कम हो जाएगा, सेल कम हो जाएगा, एवरेज रिवेन्यू कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम, प्राइस कम हो जाएगा, तो वह लॉस होगा। लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होगा, लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हम लोग देखेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट, लॉन्ग रन रेवेन्यू कॉस्ट टेंजेंट टू एलएसी कर्व। यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है, ऑल ऑफ दिस में टिक मार लेना। आगे आओ, इसमें उतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। Which of the following is not a feature of perfect competition market? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का फीचर क्या है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का फीचर है बेटा जहां सभी लोग आपस में कंपटीशन लड़ रहे हैं डायरेक्टली। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का फीचर में होमोजेनियस प्रोडक्ट आता है। होमोजेनियस का मतलब बेटा वो मार्केट जहां प्रोडक्ट एक ही जैसा बेचा जाए।
जहां सेम प्रोडक्ट बेचा जाता है बच्चों। फ्री एंट्री एग्जिट पॉसिबल, इस मार्केट में आप जब चाहे तब अपना दुकान खोल सकते हो। सिंगल सेलर, गलत, इस मार्केट में सेलर बहुत ज्यादा होती है, लार्ज सेलर। अब परफेक्ट नॉलेज सबके पास होता है, तो इस मार्केट में सेलर एक नहीं होता, एक से ज्यादा होता है। तो इसकी इंपॉर्टेंट फीचर ये है, होमोजेनियस प्रोडक्ट होना चाहिए, एंट्री और एग्जिट पॉसिबल है, परफेक्ट नॉलेज तो फिलहाल सभी के पास होती है, सिंगल सेलर इस मार्केट में नहीं होता है। तो हमसे पूछ रहा कौन फीचर नहीं है, तो फीचर हम लोग का नहीं है सिंगल सेलर। इस फर्म के अंदर परफेक्ट कंपटीशन फर्म क्या होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा बेटा, इसमें मैं आपको बात करने के लिए आखिर कौन कौन इसमें खिलाड़ी है। एक है इंडस्ट्री है और एक है फर्म। बच्चों ये इंडस्ट्री क्या करती है, ये इंडस्ट्री क्या करती है, सप्लाई और डिमांड एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटती है, इसी को डिसाइड करती है, इसी को डिसाइड करती है इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इस मार्केट में सामान का जो दाम है वो कौन डिसाइड करता है, इंडस्ट्री। तो ये जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ये होती है प्राइस मेकर। प्राइस मेकर का मतलब होता है बेटा, सामान का दाम ये रखते हैं और ये लोग फॉर्म है, ये फॉर्म है, ये फॉर्म है, ये ए है, ये बी फॉर्म है, ये सी फॉर्म है। तो यहाँ जो प्राइस डिसाइड हुआ है, यही प्राइस सब मार्केट के लिए फिक्स हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ए अगर बेचना चाहेगा सामान तो इस प्राइस पे बेचेगा, बी भी इसी प्राइस पे बेचेगा और सी भी क्या करेगा, इसी प्राइस पे बेचेगा। तो ए बी सी को ये प्राइस दिया कौन, इंडस्ट्री दे रहा, और इसी प्राइस को बेचना पड़ेगा ए को भी, बी को भी और सी को भी। जैसे हम लोग शॉप दुकान में शॉप लेने जाते हैं 10 रुपए का, तो 10 रुपए का शॉप मेरे को सभी दुकानदार देता है 10 रुपए का। तो जब एक ही प्राइस पे सभी दुकानदार आपको सामान बेच रहा है, वो परफेक्ट कंपटीशन है। उसका वजह कौन है, ये साबुन का दाम दुकानदार अपने से नहीं रख पाया, इसका रखा कौन है, इंडस्ट्री। इसीलिए इस मार्केट में जितने भी इंडस्ट्री होते हैं वो सब प्राइस मेकर होते हैं, क्योंकि ये लोग प्राइस को फिक्स करते हैं। और फर्म क्या होते हैं बच्चों, फर्म इज ए प्राइस टेकर। क्या है ये प्राइस टेकर है, ये प्राइस टेकर है फर्म, क्योंकि ये सामान का दाम रख नहीं सकते, इनको तो दाम दिया जाता है। फर्म इज ए प्राइस टेकर हु हैज नो कंट्रोल ओवर मार्केट प्राइस के ऊपर इसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो एक बार ध्यान से रखना बच्चों, इंडस्ट्री सामान की दाम डिसाइड करेगी, इंडस्ट्री सामान की प्राइस फिक्स करेगी कि क्या दाम होगा। दाम वही डिसाइड होगी जहां डिमांड और सप्लाई बराबर होगा, तो उसे इक्विलिब्रियम प्राइस बोलोगे। और ये प्राइस इंडस्ट्री पता लगाती है, इसलिए इंडस्ट्री को प्राइस मेकर कहते हैं। और यही प्राइस इंडस्ट्री ऑफर करती है ए को, ए से बी को सी से। जैसे ग्राफ में आप देख रहे हो, डिमांड सप्लाई यहाँ पर ही काटा, ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया मान लो P0। यही प्राइस इसको भी रखना होगा, यही प्राइस इसको भी रखना होगा, ये प्राइस इसको भी रखना होगा। इसलिए फर्म को हम लोग बोलेंगे प्राइस मेकर, टेकर। क्या बोलेंगे, प्राइस टेकर। तो यहाँ पर प्राइस टेकर को टिक मार देंगे। अगर यहाँ इंडस्ट्री होता, ध्यान से देखो, अगर यहाँ इंडस्ट्री होता तो हम प्राइस मेकर को लेते हैं।
बच्चों इस मार्केट में सप्लाई कर्व कौन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सप्लाई कर्व हम लोग किसको बोलते हैं? सप्लाई कर्व का मतलब है सेल वाला कर्व। इस मार्केट में सप्लाई कर्व किसको बोलते हैं? सबसे पहले बच्चों ये इंपॉर्टेंस है, ये मैं नोट में दे दूं। सप्लाई कर्व सप्लाई कर्व का मतलब होता है जो फर्म सेल करता है उसी को हम लोग बोलते हैं सप्लाई कर्व। तो यहाँ जो सप्लाई कर्व होता है बच्चों वो होता है एमसी कर्व। एमसी कर्व जो होती है वो सप्लाई कर्व होती है। एमसी कर्व जो होती है वो सप्लाई कर्व होती है। और एमसी बेटा यहाँ पर हमेशा इज अपवर्ड राइजिंग, ये हमेशा बढ़ेगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा ये। तो ये बात याद रखना। सप्लाई कर्व कौन है? तो सर सप्लाई कर्व है आपका जाके एमसी कर्व, और ये अपवर्ड राइजिंग। आओ देखते हैं डिमिनिशिंग पार्ट। डिमिनिशिंग मतलब घटना। एसएमसी का मतलब हो गया शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है बच्चों, एसएमसी। आप मार्जिनल कॉस्ट याद रखो। इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। यस, मार्जिनल कॉस्ट हमेशा अपवर्ड राइजिंग बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं और ना ही कांस्टेंट होगा। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव में इंडस्ट्री विल फेस द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉस्ट कर्व एट ए लॉन्ग रन। इंडस्ट्री कौन सा कॉस्ट फेस करेगा? तो तीनों ही करेगा, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्योंकि सामान तैयार कौन कर रहा है? इंडस्ट्री। जब इंडस्ट्री सामान तैयार करता है तो याद करो हम लोग पढ़े थे प्रोडक्शन थ्योरी में 3 तरह का रिटर्न होता है, 3 तरह के स्केल होते हैं। इंक्रीजिंग स्केल, दूसरी होती है डिक्रीजिंग स्केल और तीसरी होती है कांस्टेंट। तो ये तीनों कॉस्ट को वो फॉलो करेगा। तो ऑल ऑफ दिस इंडस्ट्री की बात कर रहा है बच्चों। इंडस्ट्री के लिए तीनों कॉस्ट। अगर फर्म होगा तो उसके लिए होगा नो प्रोडक्शन कॉस्ट। नो प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि फर्म सामान तैयार नहीं करती है बच्चों। इस मार्केट में सामान तैयार करती है इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री के लिए तीनों कॉस्ट लगेगा। फर्म के लिए कोई कॉस्ट नहीं। फर्म क्या करेगा? इंडस्ट्री से सामान लेगा और बेचेगा। द टाइम पीरियड अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज। आपसे पूछ रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन में कौन टाइम पीरियड होता है? वेरी शॉर्ट रन पीरियड, लॉन्ग रन पीरियड, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस तीनों ही पीरियड होती है। अंडर शॉर्ट रन पीरियड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ परसेबल गुड प्रोडक्ट इज। बड़ी इंपॉर्टेंस है बेटा। अंडर शॉर्ट रन पीरियड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ परसेबल प्रोडक्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक। अब परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब बच्चों ये कौन गुड्स है? प्रेसेबल गुड्स है। प्रेसेबल गुड्स वो होती है बच्चों जो जल्दी ही खराब हो सकती है। अगर वो जल्दी खराब हो सकती है तो बच्चों कोई भी प्राइस जो हम क्वांटिटी क्या करेंगे? हम बेच देंगे। हम बेचने को तैयार है तो वो हमेशा हो जाएगी परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ये उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। 16 नंबर बहुत इंपॉर्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस आएगा। लॉन्ग रन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। लॉन्ग रन में जो प्राइस जो होगा प्रोडक्ट का वो क्या होगा? प्राइस जो होगा हमेशा एसी के बराबर होगा। यानी कि लॉन्ग रन में प्राइस हमेशा एसी के बराबर होगा। तो यहाँ हम लॉन्ग रन की पूरी कहानी लिखना चाहेंगे और आप इसको ध्यान से सुनना।
बच्चों अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो इस तरीके से बनेगा। ये मेरा सेलिंग है AR MR, ये मेरा AC है, इसको बोलते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मेरा जो P है या मेरा एवरेज रिवेन्यू है या मेरा मार्जिनल रिवेन्यू है वो बराबर हो जा रहा किसके, कॉस्ट के, क्योंकि तीनों तो बराबर है बच्चों, इसलिए तीनों को एक जगह ले लिए। चाहे P बराबर AC हो, चाहे AR बराबर AC हो, चाहे MR बराबर AC हो, ये तीनों AC के बराबर है। तो जाने कि ये तीनों मेरा सेल है। अगर ये मेरा सेल AC के बराबर है, इसी में से एक तो हमारा सप्लाई कब जाएगा, इसी पॉइंट से MC कर, या मेरा MC AC के बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट जो होगा उसका नाम होगा नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होगा, ये नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में याद रखना, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में होता है, यानी कि इसमें जितने फॉर्म है वो सबको नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आती भी है क्वेश्चन, वाई ऑल फॉर्म अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। तो हमारा आंसर होगा, अगर हर फॉर्म इसमें नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा तो उसका वजह खाली एक ही है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फॉर्म। क्योंकि बेटा जब प्रॉफिट होता है तो उसमें बहुत सा फर्म एंट्री लेता है, जब बहुत सा फर्म एंट्री लेता है सबका प्रॉफिट एक जैसा हो जाता है। जैसे मान लो इस मार्केट में अकेला हम ही कमा रहे थे, अब इस हमको कमाते देख के B, C, D सब दुकान खोल रहा, तो मेरा प्रॉफिट का हिस्सा बढ़ते जा रहा, तो ऑटोमेटिक सबका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, यहाँ इक्वल हो जाएगा। तो बेटा लॉन्ग रन में हर फर्म हमेशा जो प्रॉफिट कमाएगा वो होगा हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट। ये बात बहुत अच्छे तरीके से जान लो और याद रखना, नॉर्मल प्रॉफिट होने का ग्राफ के मुताबिक क्या है कि हमारा प्राइस हो या हमारा एवरेज रिवेन्यू हो या मार्जिनल रिवेन्यू हो, कॉस्ट के बराबर हो जाता है। ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा तो वो नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो याद रखोगे एक बात और, इसमें याद रखोगे कि नॉर्मल प्रॉफिट जो है, नॉर्मल प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट जो है दोनों में हम लोग पा गए। शॉर्ट रन में भी नॉर्मल प्रॉफिट था और लॉन्ग रन में भी नॉर्मल प्रॉफिट था। तो MCQ में पूछता है कि बताइए शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में कौन पाया जाता है, तो हमेशा बोलोगे नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन ध्यान रखिएगा, ओनली शॉर्ट रन में सुपर प्रॉफिट भी होता है बच्चों, सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉसेस भी हो सकता है। शॉर्ट रन में ये दोनों हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में ये नहीं होता। नो इन लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में ये नहीं होता। लॉन्ग रन में खाली क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट।
तो लॉन्ग रन में बेटा हमेशा जो प्राइस होगा वो हमेशा एसी के बराबर होगा। अच्छा, लॉन्ग रन में फर्म जो है वो क्या कमा सकता है? ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। ये तो अभी आपको बता दिए, वो हमेशा क्या कमा सकता है? नॉर्मल प्रॉफिट। Price under short run equilibrium is always greater than long run. Very important. Price under short run always greater than long run. Yes, हमेशा प्राइस जो है शॉर्ट रन का ज्यादा होगा किससे? लॉन्ग रन से। वजह क्या है? क्योंकि लॉन्ग रन में तो सब बराबर हो जा रहा। लॉन्ग रन में आप देखिए सब बराबर हो जा रहा। देखिए ये हमारी प्राइस है, प्राइस एसी के बराबर है, प्राइस एवरेज रेवेन्यू के बराबर है, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। इसीलिए जो प्राइस होता है, प्राइस बहुत अच्छा है, गुड है। प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा शॉर्ट रन का, लॉन्ग रन का कम होगा। मार्शल के मुताबिक प्राइस का पता कैसे लगाया जाता है? तो आपको तो याद होगा, प्राइस का पता हम लोग जब भी लगाने जाएंगे तो वहाँ एक डिमांड और एक सप्लाई इंटरसेक्ट होना चाहिए। ये सप्लाई और एक डिमांड है। जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो ये प्राइस होगा, और यही प्राइस का पता लगाता है सप्लाई और डिमांड। तो याद रखोगे, प्राइस का पता हम लोग कब लगा सकते हैं? जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो, या जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को क्या करता हो? इंटरसेक्ट। डिमांड सप्लाई जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे या दोनों बराबर हो जाए तो वो कहलाता है प्राइस। तो डिमांड से खाली पता चलेगा नहीं, सप्लाई से खाली नहीं, जब दोनों एक दूसरे को काटेगा या दोनों एक जगह पे बराबर होगा। हम लोग से कह रहे हैं बच्चों कि परफेक्ट कंपटीशन में जो है फर्म प्राइस टेकर होता है, तो उसका कर्व कैसे होगा? तो एक तो हम रिलेशन निकाल लें कि टी आर का क्या रिलेशन है, ए आर का क्या रिलेशन है, मार्जिनल रेवेन्यू का क्या रिलेशन है। ये तो बेटा क्वांटिटी ले लिए, प्राइस तो आपको मालूम है परफेक्ट कंपटीशन में फिक्स होता है। तो एवरेज रेवेन्यू निकाल दिए, मार्जिनल रेवेन्यू पहला 10 लिए, 20 से 10 घटाए 10, 30 से 20 घटाए 10, 40 से 10 घटाए 10। तो याद रखोगे प्राइस अगर कांस्टेंट है, यानी कि पी अगर कांस्टेंट है, तो पी के बराबर देखो 10 10 10, तो यानी कि पी बराबर हो जाता है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। यानी कि अगर प्राइस कांस्टेंट हो जाए तो पी के बराबर एवरेज रेवेन्यू भी होता है और मार्जिनल रेवेन्यू भी होता है। इसलिए बच्चों इसका जो कर्व बनता है, कर्व वो स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि सब में देखो 10 10 10 10 देखो। तो ये जो होती है एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होंगी। तो जो प्राइस टेकर होंगे उसका कर्व क्या होंगे? ये तो मार्जिनल कॉस्ट तो इसमें है ही नहीं, टोटल कॉस्ट है ही नहीं, टोटल रेवेन्यू भी नहीं है, मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू तो बढ़ेंगी, मार्जिनल रेवेन्यू। एम आर बराबर पी 1 माइनस 1 बाई ई। अगर ई एक से ज्यादा है, अगर ई एक से ज्यादा है तो एम आर का वैल्यू क्या होगा? चलिए देखते हैं इसको भी।
एम आर पी 1 माइनस 1 बाई ई, ई ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा। अगर ई एक से ज्यादा है तो ई का मान हम 2 रख सकते हैं। प्राइस मान लो फिक्स है 10। दीपो, अरे 7 बज जाएगा यार, 7 बज गया, पकड़ इसको। ये बेटा 7 बज गया बेटा। ई अगर ग्रेटर देन 1 है, ई का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो एम आर का वैल्यू हमेशा 0 से कम होगा। ई का वैल्यू 1 है तो एम आर इजिकल टू 0 होगा। अगर ई का वैल्यू 1 से कम है तो एम आर का वैल्यू जो है वो 0 से ज्यादा होगा। जीरो से कम होगा। ये तीनों हमको याद कर लेना है। अगर ई 1 से ज्यादा है तो एम आर हमेशा 0 से कम होगा। ई बराबर 1 है तो एम आर का वैल्यू 0 हो जाएगा। ई अगर 1 से कम है तो एम आर 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा। What should the firm do when MR greater than MC? अच्छी बात है। अगर MR MC से ज्यादा हो तो प्रोडक्शन बढ़ेगा।
फर्म प्रोडक्शन बढ़ाएगा। बच्चों ये रिलेशन हम लोग को याद रखना चाहिए, एमआर और एमसी। एमआर मतलब मेरा सेल, कमाई। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है तो आपको तो फायदा हो रहा, रेवेन्यू आपको फायदा हो रहा, तो आप आउटपुट क्या करोगे? आउटपुट बढ़ाओगे, क्योंकि आपको तो मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है, तो आप आउटपुट बढ़ाओगे, एक्सपेंशन करोगे, प्रोडक्शन को आगे बढ़ाओगे। अगर एम आर इजिकल टू एम सी है तो वो आपका कहलाएगा ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। जिसे हम लोग कहेंगे मैक्सिमम, क्योंकि आप चाहेंगे हमेशा यही रहे। यही आपका लास्ट पॉइंट है जहां आप अपना आउटपुट को ऑप्टिमम बोलोगे कि भाई मेरा बस अब इसके आगे नहीं जाएंगे तो मेरे को लॉस हो जाएगा। अब मार्जिनल रेवेन्यू कम हो रहा और आपका मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो रहा, तो मार्जिनल रेवेन्यू कम है, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है, तो प्रोडक्शन बढ़ाओगे थोड़े, प्रोडक्शन आपका डिक्रीज होगा, क्योंकि आपका मार्जिनल रेवेन्यू कम हो गया, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो गया। ये तीनों एग्जाम में आ सकता है। अब आते हैं, देखते क्या बच्चा, ध्यान से देखो। मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है किससे? मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है किससे? मार्जिनल कॉस्ट से। तो जब ये ज़्यादा है तो आउटपुट को बढ़ाओ। द फर्म शुड एक्सपेंड द आउटपुट, यस। प्राइस रिड्यूस, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। कॉम्पिटिटिव फर्म में अगर लॉस हो रहा है शॉर्ट रन में, तब भी वो अपना प्रोडक्शन चालू रखेगा, यानी कि प्रोडक्शन बंद नहीं रखेगा। कब? ध्यान से देखो, लॉस होने के बावजूद भी अपना प्रोडक्शन को वो चालू रखेगा। कब? जब पी एबीसी से ज़्यादा होगा, या पी एबीसी से कम होगा, या प्राइस के बराबर होगा। यहाँ तो शट डाउन हो जाएगा। डी नंबर बहुत उपयुक्त आंसर है। अगर प्राइस बी ग्रेटर देन एबीसी, इसका मीनिंग जान लो। प्राइस अगर हायर है एबीसी से तो प्रोडक्शन चालू रखो, या प्राइस जैसे ही एबीसी के बराबर आ जाएगा, इस पॉइंट में हम क्या कर देंगे? शट डाउन। तो जाने कि प्राइस अगर एबीसी से ज़्यादा हो तो प्रोडक्शन चालू भी रखेंगे और लॉस को भी सहेंगे, और प्राइस अगर एबीसी के जैसे बराबर आएगा तो हम लोग प्रोडक्शन बंद कर देंगे। तो हमारी आंसर में क्या कह रहा है? इनकर्ड लॉस इन द शॉर्ट रन, द फर्म विल कंटिन्यू प्रोडक्शन। तो बात तो सही है, वो लॉस को सहेगा और प्रोडक्शन चालू भी रखेगा। कहाँ तक? इस पॉइंट के तक, जब आपका प्राइस एबीसी के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, या प्राइस एबीसी से ज़्यादा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये 3-4 बार 3 टाइम्स एग्जाम में आ चुका है कि बच्चों लॉस हो रहा फिर भी वो प्रोडक्शन कंटिन्यू रखेगा। किस पॉइंट में? तो आप बोलोगे सर प्राइस जो है वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाए, या प्राइस ज़्यादा हो किससे? वेरिएबल कॉस्ट से। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर AR और MR बराबर हो जाता है? वो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अगर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हो तब क्या होगा? तो आपको तो मालूम है हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, TR माइनस TC।
रिवेन्यू, यहाँ रिवेन्यू हमारा 20 है और हमारा कॉस्ट है 12, 8 रुपया मेरा प्रॉफिट हुआ। तो पूछ रहा है यहाँ कौन प्रॉफिट होगा, नॉर्मल, नेट या सुपर? तो आंसर होगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि जब हम टीआर को टीसी से घटाते हैं तो कौन प्रॉफिट बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। Under perfect competition, price line below the average cost, the firm would make, अच्छा अच्छा, प्राइस लाइन बिलो द एवरेज कॉस्ट। ध्यान से देखो, ये मेरा प्राइस लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू। प्राइस लाइन बिलो द एवरेज कॉस्ट, वो एवरेज कॉस्ट के नीचे है, तो जाने कि एवरेज कॉस्ट इसके ऊपर है, ये एवरेज कॉस्ट का पॉइंट हो गया। तो मेरा यहाँ देखो, ये मेरा जो हो गया कॉस्ट और ये मेरा हो गया सेल। अब ये बताइए सेल ज़्यादा है या कॉस्ट ज़्यादा है? तो सर कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि एसी जो है इससे ऊपर में, तो आपको लॉस होगा, ये आपको लॉस होगा। ग्राफ से पता चल रहा है ये वाला बॉक्स क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि एसी क्या है, एसी हायर है, आपका कॉस्ट हायर है किससे, पी से या रिवेन्यू से। फर्म विल शट डाउन इन द शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में फर्म अपना प्रोडक्शन बंद कर देता है, कब, जब वो लॉस रहता है? नहीं। जब आपका फिक्स कॉस्ट ज़्यादा रहता है? नहीं। जब वेरिएबल कॉस्ट रिवेन्यू से ज़्यादा रहता है, वेरिएबल कॉस्ट एक्सीड द रिवेन्यू, यस, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जब आपके रिवेन्यू से ज़्यादा हो तब वो शट डाउन पॉइंट हो जाता है। टोटल कॉस्ट एक्सीड द रिवेन्यू, नहीं। तो फर्म इज शट डाउन इन द शॉर्ट रन कब होगा, जब वेरिएबल कॉस्ट एक्सीड नहीं होगा। एक्सीड भी चलेगा, आपका वेरिएबल कॉस्ट बराबर हो जाए टोटल रिवेन्यू का, वेरिएबल कॉस्ट बराबर हो जाए एवरेज रिवेन्यू का, या वेरिएबल कॉस्ट कभी कभी ज़्यादा भी रहे तब भी हम बंद कर देंगे, हायर देन रिवेन्यू। बच्चे लोग, डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इस पे एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आता है कि आप डिमांड बताइए फर्म का अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। डिमांड आखिर बनता कैसा है? तो इसके लिए हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ले रहे हैं। प्राइस क्वांटिटी जो है 100 से 120 हुआ, लेकिन प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब यहाँ पुटअप किए तो इन्फिनिटिव आया। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मान जब इन्फिनिटिव होता है तो उसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जिसका वैल्यू होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी। इसका शेप कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, यानी कि इसमें डिमांड कर्व का जो शेप होगा वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा बच्चों। तो इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है MR, AR और P।
यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो वैल्यू है इन्फिनिटिव होगा, इसमें मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस सब बराबर होगा। तो आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में डिमांड कर्व कौन होता है। तो आप बोलोगे डिमांड कर्व होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसका वैल्यू होता है इन्फिनिटिव। फिर आपसे पूछेगा इसका शेप बताओ, तो हमेशा बोलोगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा। अब आइए पढ़ते हैं ऊपर में, देखें क्या क्या है। डिमांड कर्व इज इक्वल टू एम आर कर्व। यहाँ डिमांड बराबर है एम आर का, देखो है यहाँ बराबर। अब इसको मिटा देते हैं बच्चों। बच्चों ये प्राइस है, और प्राइस तो आपको मालूम है कांस्टेंट होता है, तो इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है इसकी वैल्यू इन्फिनिटिव होती है। और प्राइस बराबर होता है आपका जाके ए आर बराबर एम आर। तो यानी कि इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमेशा एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ बोलना डिमांड कर्व बराबर होता है एम आर कर्व का, तो वो परफेक्ट कंपटीशन में होता है। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो है, फर्म वो कौन सा डिमांड फेस करता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंस। और इसका वैल्यू याद रखना इन्फिनिटिव होता है। शेप कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जब फर्म प्राइस टेकर होता है तो बताइए उसका जो कर्व होगा, कर्व वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। तो कौन होगा, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट या टोटल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि एमसी तो हमेशा ऐसे होगा, और स्ट्रेट लाइन में तो हमेशा एवरेज रिवेन्यू होगा, मार्जिनल रिवेन्यू होगा, प्राइस होगा। अभी आप एक और सीख ले, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में डिमांड कर्व जो है फर्म का क्या होता है, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक। तो परफेक्टली इन इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है प्राइस चेंज होगा, क्वांटिटी चेंज होगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज डिटरमाइंड बाय, बताइए परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस का पता कौन लगाता है, इंडस्ट्री। याद करिए, हम बताए थे इंडस्ट्री प्राइस का पता लगाता है डिमांड और सप्लाई के मदद से। दोनों को एक दूसरे से जहाँ काटेगा वही होगा प्राइस, और यही प्राइस सब फर्म के लिए बराबर होगा। Equilibrium price under perfect competition market determined by the intersection of। इक्विलिब्रियम प्राइस का पता कैसे लगाता है, जब इंटरसेक्शन होता है किसका, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई, इनपुट या आउटपुट, मार्केट डिमांड या फर्म सप्लाई या नन ऑफ दिस। तो पहला बात है मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई जब इंटरसेक्ट करेगा तो वही प्राइस होगा इक्विलिब्रियम प्राइस। A market structure in which many firms sell product, they are similar and identical। जब मार्केट में एक ही तरह के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं
तो उस मार्केट को हम लोग कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ऐसे भी हम बोल दिए बेटा, जब भी टिक मारना परफेक्ट कंपटीशन में ही टिक मारना। Under perfect competition market, the number of firms are large. number of firm बहुत ज़्यादा होता है। तो मोबाइल दे दो। अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट डिमांड कर्व जो होती है रिलेटिवली इलास्टिक नहीं होती है, यूनिट्रिक इलास्टिक नहीं होती है, इन्फिनिटिक इलास्टिक होती है। दीप की माँ तो चार्ज में लगा दो यार, मोबाइल चार्ज में लगा दो दीप की माँ। लॉन्ग रन में परफेक्टली कंपटीशन मार्केट में जब नया फर्म इंटर होता है इंडस्ट्री को, तो सप्लाई कर्व जो है वो किधर शिफ्ट होता है। तो सबसे पहली बात है बच्चों, जब फर्म इंटर होता है बच्चों, सप्लाई कर्व जो होती है ये हमारी सप्लाई कर्व है, और सप्लाई कर्व हमारी ये कह रहा है कि एक नया फर्म इंटर होगा। जब एक नया फर्म इंटर होगा तो सप्लाई कर्व बढ़ेगा, सप्लाई कर्व बढ़ते जाएगा। तो सप्लाई कर्व हम लोग किधर जा रहा, राइट की तरफ। और जब फर्म निकलेगा, जब फर्म मार्केट से निकलेगा तो ये मेरा सप्लाई कर्व था, फिर ये मेरा सप्लाई कर्व, तो वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो यहाँ शिफ्ट टू राइट होगा, बहुत इम्पोर्टेंस है। जब एक नया फर्म मार्केट ज्वाइन करेगा तो सप्लाई कर्व हमेशा राइट की तरफ जाएगा। अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जब फर्म ड्राइव नॉर्मल प्रॉफिट, जब वो नॉर्मल प्रॉफिट ड्राइव करता है तो एवरेज कॉस्ट जो है वो बराबर होता है एवरेज रिवेन्यू का। बात तो सही है, तो बराबर होगा तो कब होगा, जब वो लोग दूसरे को टच करेगा, टेंजेंट। यानी कि ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू, ये मेरा एवरेज रेवेन्यू। तो ऐसे जब इसको टच करेगा तो ये जो पॉइंट हो रहा है, ये पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, इसी में हम लोग बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि यहाँ पर हमारा सेल भी वही है और रेसी भी वही है। When a firm undertake perfect competition market, earn abnormal profit, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कब कमाएगा, जब एसी कर्व एआर कर्व से कम होगा, जब एसी कर्व नीचे होगा और एआर कर्व ऊपर होगा। लोअर देन, यस, एसी कर्व इज ए लोअर देन, एसी कर्व कम होगा और रेवेन्यू कर्व ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक प्रॉफिट होगा और वो भी मैक्सिमम होगा। अंदर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आपको तो याद होगा, प्राइस सेम है तो एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, इसके बाद बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसको हम लोग कहते हैं डिमांड कर्व।
ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है और प्रॉफिट है, और ये हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ होगा। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक्सेस प्रॉफिट सिर्फ कब होती है, लॉन्ग रन या शॉर्ट रन? तो हम लोग कहेंगे शॉर्ट रन, क्योंकि आपको याद होगा मैंने कहा था कि लॉन्ग रन में ओनली नॉर्मल प्रॉफिट होती है। लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा सकते हो। उसका वजह क्या है? उसका वजह है होमोजेनियस प्रोडक्ट, एक जैसा प्रोडक्ट बेचना। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। और दूसरा नंबर है बच्चों, इस मार्केट में एंट्री और एग्जिट जो है वह होती है लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में नहीं होती है। इसीलिए लॉन्ग रन में आप नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हो और शॉर्ट रन में आप तीनों ही कमा सकते हो, प्रॉफिट भी और लॉस भी। तो इसीलिए शॉर्ट रन होगा। When all the firm under perfect competition market earn normal profit, जब सभी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं तब किसको इक्विलिब्रियम बोला जाएगा? इंडस्ट्री को। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब लॉन्ग रन में सभी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे तो इंडस्ट्री को इक्विलिब्रियम में बोला जाएगा। अगर आपकी प्राइस एबीसी से ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे? आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा या एक्सेस प्रॉफिट होगा या नॉर्मल प्रॉफिट होगा या एक्सेस प्रॉफिट होगा या नेगेटिव? तो नेगेटिव होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आप जानते हैं टोटल कॉस्ट की बात करेंगे तो उसमें दो तरह की कॉस्ट होती है, फिक्स और वेरिएबल। और जब प्रॉफिट की बात करेंगे, प्राइस की बात करेंगे तो उसमें प्रॉफिट होगी और फिक्स कॉस्ट होगा और वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो यहाँ खाली प्रॉफिट की बात हो रही है वेरिएबल कॉस्ट से, यानी कि प्रॉफिट वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है, यानी कि फिक्स कॉस्ट से वो कम है, तो इसीलिए ये नेगेटिव प्रॉफिट होगी। अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जब MRMC होगा तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट बताएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन का है MRMC। इस पोजीशन में प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमम होगा। इम्पोर्टेंस है ये। परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म में अर्न इनकर्ड प्रॉफिट और लॉस इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में आप कमा भी सकते हैं, लॉस भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, एबनॉर्मल, लॉस, ऑल ऑफ दिस। शॉर्ट रन में तीनों हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में बेटा खाली होगा नॉर्मल लॉस। लॉन्ग रन की बात करोगे अगर तो वहां सिर्फ होगा नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में हमेशा होगा नॉर्मल प्रॉफिट और शॉर्ट रन में तीनों ही होगा। मिनिमम पॉइंट ऑफ P बराबर मिनिमम पॉइंट ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। क्योंकि हम आपको बताए थे, याद करिएगा,
बच्चों ये इसका मिनिमम पॉइंट होता है एसी का। इस मिनिमम पॉइंट में नो प्रॉफिट और नो लॉस, ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इस वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। Perfect competition point carry on the production in spite of making loss in the short run। हमसे कह रहा है कि शॉर्ट रन में आप प्रोडक्शन शुरू रखते हैं जबकि आपको लॉस होता है, और वो कहाँ तक रखते हैं, एमसी तक या एबीसी एंड सम पार्ट ऑफ एपीसी, एएफसी सम पार्ट ऑफ द एबीसी, या ओनली एएफसी। तो बेटा हम प्रोडक्शन तब तक चालू रखते हैं जब हम प्राइस में कवर कर लेते हैं। ध्यान से देखो, जब हम प्राइस में कवर करते हैं वेरिएबल कॉस्ट और एपीसी, गलत, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और कुछ पार्ट एबीसी का अगर हम लोग रिकवर कर ले तो हम लोग प्रोडक्शन चालू रखते हैं। यानी कि प्रोडक्शन हम लोग कब कवर कैरी करते हैं बच्चों, प्रोडक्शन तब कैरी करते हैं जब मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट कुछ मिल जाए और कुछ वेरिएबल कॉस्ट मिल जाए तब। क्योंकि बच्चों आपको मालूम है जब हम कोई सामान तैयार करते हैं तो वहाँ दो कॉस्ट लगता है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को तो बचाना है, ये अगर मेरा बच गया अच्छी बात है, और कुछ मेरा फिक्स्ड कॉस्ट भी क्या हो जाए, सेव हो जाए। मान लो फिक्स्ड कॉस्ट भी सेव हो रहा, वेरिएबल कॉस्ट भी सेव हो रहा, तब तो हम प्रोडक्शन कंटिन्यू रखेंगे, तब हम प्रोडक्शन कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हम दोनों कॉस्ट बचा ले रहे हैं। आपसे कह रहा है कि दो तो फीचर बताइए परफेक्ट कंपटीशन का। होमोजेनियस, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यस ये दो फीचर है। इम्परफेक्ट नॉलेज, गलत, सबका परफेक्ट नॉलेज होता है, सिंगल सेलर होता ही नहीं है, बहुत सेलर होते हैं। प्राइस मेकर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं, तो खाली एक ही तो है ए। आपसे कह रहा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन बताइए। तो दो कंडीशन होती है, एक होती है एम आर इजिकल टू एम सी, तो यहाँ तो पहले ही कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों नॉट इक्वल है। ये सही है, एम आर इजिकल टू एम सी, ये सही है, और एम सी कर्व कट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, यस, तो बी नंबर हम लोग का सही है। यहाँ लिख रहा ये ठीक है, एम आर एम सी ठीक है, लेकिन एम सी जो है वो एम आर कर्व को ऊपर से नहीं काटता है, बिलो से काटता है, तो यहाँ गलती हो गया। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन बी नंबर है, जहाँ एम आर इजिकल टू एम सी होगा और एम सी काटेगा एम आर को बिलो से। शॉर्ट रन में आप क्या क्या कमा सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। आप क्या कमा सकते हो, तो हम लोग का जवाब होगा नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, और लॉसेस भी कमा सकते हैं। तो यह लॉसेस नहीं बोला, खाली बोला आप क्या क्या कमा सकते हो, तो नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कर्व और सेम, दोनों सेम होता है।
MRMC भी नहीं, MRMC सेम नहीं होगा। MR, अच्छा सेम की बात करेंगे तो थोड़ा सा ग्राफ बना लें। सेम होगा P बराबर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज मार्जिनल सेम होगा, तो यहाँ पर एवरेज मार्जिनल है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, MC भी नहीं होगा, तो यहाँ होगा मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू, दोनों ही क्या होगा, सेम होगा। बच्चों यहाँ कह रहा है कि इज डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ, बेटा हम लोग यहाँ पर कोई भी चीज़ का पता लगाते हैं, डिटरमाइन डिमांड और सप्लाई, मार्केट प्राइस का पता डिमांड और सप्लाई से लगता है। हु सेट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, कौन अपना प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करता है, इंडस्ट्री, कंज्यूमर, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट सेलर नहीं, बायर एंड सेलर, यस बायर एंड सेलर वो प्राइस को फिक्स करता है। कैसे, ये डिमांड है, डिमांड मतलब बायर, ये सप्लाई है यानी कि सेलर, डिमांड और सप्लाई इस पॉइंट में आके मिल रहा है, तो यही हो जाएगा प्राइस। इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कर्व और स्ट्रेट लाइन, कौन स्ट्रेट लाइन होता है, ए नंबर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। देखो स्ट्रेट लाइन है जिसमें प्राइस होगा, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर होगा, और बच्चों स्ट्रेट लाइन होगा। बोला अंडर मार्केट कंडीशन, अंडर मार्केट कंडीशन, इस मार्केट में तो परफेक्ट कंपटीशन में, और लॉन्ग रन की बात कर रहा तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, तो ये दोनों सही है बच्चों, बाकी सब गलत है, क्योंकि लॉन्ग रन में ही आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब बेटा बहुत ज्यादा प्रॉफिट होना, तो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होगा तब होगा, नहीं, क्योंकि टोटल रेवेन्यू मतलब सेल और कॉस्ट बराबर है, तो कैसे होगा, टोटल रेवेन्यू अगर वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगा तो, चलिए बात करते हैं, अगर ये दोनों बराबर हुआ तो नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन अगर टोटल रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगा तो शट डाउन पॉइंट, लग गया। अगर एवरेज रेवेन्यू मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, हाँ ये होगा सुपर प्रॉफिट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन, मार्जिनल रेवेन्यू अगर ग्रेटर देन हो तो फर्म को क्या करना चाहिए, अगर मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन हो मार्जिनल कॉस्ट से, तो प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। देखिए बच्चों याद रखिएगा, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में प्रोडक्शन का रिलेशन है। अगर मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन है मार्जिनल कॉस्ट, तो प्रोडक्शन आप जरूर बढ़ाइए, प्रोडक्शन इंक्रीज कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ रेवेन्यू हो रहा। अगर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाए तो वो हो जाएगा मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट।
पापा इसी को बोलते हैं ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। अगर मार्जिनल रेवेन्यू कम हो जाए मार्जिनल कॉस्ट से, तो अब रेवेन्यू कम हो गया, प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देना चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक प्राइस टेकर होता है। दिस डेजिग्नेशन एज ए प्राइस टेकर बेस्ड ऑन अजम्पशन। ये प्राइस टेकर किस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड करता है? द फर्म हैज सम बट नो कंप्लीट कंट्रोल ओवर द प्रोडक्ट प्राइस। यस, ये बात सही है, फर्म का कोई कंट्रोल नहीं होता प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर, इसीलिए ये प्राइस टेकर कहलाते हैं। चलिए बात करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपको मालूम होगा एक इंडस्ट्री होती है और एक फर्म होता है। इंडस्ट्री जो होती है बच्चों, उसको बोला गया प्राइस मेकर, और फर्म को बोला गया है प्राइस टेकर। इंडस्ट्री जो है वो प्राइस को फिक्स करेगा और इसी प्राइस को फर्म फॉलो करेगा। बच्चों यहाँ एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में आपको निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट और शट डाउन पॉइंट। आपको हमारी बातें याद होंगी। ब्रेक इवन पॉइंट में हम लोग एसी कर्व का मिनिमम पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ एसी कर्व ये है बच्चों, और ये इसका मिनिमम पॉइंट है। ये बच्चों इसका मिनिमम पॉइंट है एसी का। तो बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ब्रेक इवन पॉइंट, अगर हम लोग यहाँ बात करें ब्रेक इवन पॉइंट का, तो ग्राफ में हमको ब्रेक इवन पॉइंट जो मिल रहा है वो बी नंबर पॉइंट है, वो बी पॉइंट है। और बी पॉइंट के नीचे क्वांटिटी N2 है। तो हम लोग कह सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट में हम लोग BN2, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। अब आते हैं शट डाउन पॉइंट। बच्चों शट डाउन पॉइंट में ब्रेक इवन पॉइंट में तो हम मिनिमम ले लिए एसी का। शट डाउन पॉइंट में हम लोग लेंगे मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी। वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट कौन है? देखो ये एबीसी है, ये मिनिमम पॉइंट है। तो यहाँ पर इसका जो मिनिमम पॉइंट है वो है ए पॉइंट, और ए से लेके AN1। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट BN2 और शट डाउन पॉइंट A12, और ये हमको मिला किसमें? ए में। बच्चों ये डायग्राम दिया हुआ है, और ये डायग्राम दिया हुआ है आपको बोल रहा है कि आप प्राइस और आउटपुट निकालो, इक्विलिब्रियम प्राइस और आउटपुट। लेकिन यहाँ दिया हुआ लॉन्ग रन का। अच्छा बच्चों ये बताओ लॉन्ग रन में क्या होता है?
लॉन्ग रन में जितने भी फॉर्म है, ऑल फॉर्म कैन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। सभी फॉर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं। जब नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे बच्चों, तो जाहिर है टोटल रेवेन्यू बराबर टोटल कॉस्ट होगा, एवरेज रेवेन्यू बराबर एवरेज कॉस्ट होगा। तो हमको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू का पॉइंट को ढूंढना होगा। तो देखो ये है मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और ये मेरा एवरेज रेवेन्यू है। ये इसको यहाँ पे टच कर रहा, और साथ में इक्विलिब्रियम कंडीशन भी चाहिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है बच्चों? एम आर इज इक्वल टू एम सी होगा। और दूसरा नंबर है बच्चों एम सी कर्व कट एम आर कर्व। बच्चों ग्राफ में पहले तो हमको ढूंढना पड़ेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन एम आर इज इक्वल टू एम सी और एम सी कर्व कट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो। तो ग्राफ में देखो ये हमारी एम सी है और वो बराबर होगा एम आर का। तो देखो तो एम सी एम आर को कहाँ काट रहा है? यहाँ काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हुआ। तो बच्चों यहाँ पे काट रहा है। बच्चों यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन है। क्योंकि यहाँ पर एम आर का लाइन को एम सी काट रहा है नीचे से ऊपर की तरफ और यहाँ एम आर एम सी बराबर है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब हमें चाहिए प्रॉफिट टी आर यानी कि टी सी। यहाँ एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट होना चाहिए। क्या यहाँ एवरेज रेवेन्यू है लेकिन एवरेज कॉस्ट है? नहीं। तो ये वाला हमारा कंडीशन पूरा नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम कंडीशन हुआ आपका, जाके ये हुआ लेकिन वहाँ एसी नहीं है। तो एसी भी हमको साथ साथ चाहिए। एसी देखो इस पॉइंट में है।